वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू उमर। कल पेपर है आप लोगों का कोई? अपनी पेन ट्रिक्स पर भी कोई वीडियो बना दें। इट्स समथिंग आई जस्ट नो, आई डोंट नो हाउ टू टीच इट, सो या। फिजिक्स P4, ओके, गुड लक विद दैट। वालेकुम सलाम अली हमजा, थैंक यू। Okay, we'll just start in 2 minutes. In the meantime, please like the stream if you haven't yet, and also do subscribe if you haven't. Sir, could you wait 10 minutes before starting? Namaz पढ़ ली बेटा, नमाज तो मैंने भी पढ़ ली. That's why I kept it at 7:15 so that we all can pray and then join. So what would be the routine till 16th? So till 16th we are inshallah going to be solving a yearly past paper every day. Okay. Now one suggestion that I would like from you guys would be what do you guys want? Should we do variants? Like for example, जैसे आज हम May June 2021 का paper 12 कर रहे हैं ना. So what do you suggest the next paper I do? Do you guys suggest I do variant 11 or should we do October, May June instead? Variants. थैंक यू वानिया, आई एम हैप्पी टू हियर दैट. चलो एक काम करते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम पे एक बोल डाल दूंगा, उस पर आप लोग प्लीज़ सब पार्टिसिपेट कर लेना. लेट मी नो, डू यू गाइस वांट मी टू डू वेरिएंट्स और डू यू गाइस वांट मी टू डू लाइक जस्ट वन वेरिएंट. ठीक है, ओके. सो बस 1 मिनट और वेट करते हैं. विल स्टार्ट एट 7:20. चलो 7:20 तो हो गया. ठीक है. Solve the past papers with the lowest threshold. That's a good idea. That's a good idea. Sir, right now I only have Awqat. Is the screen blur for everyone? I don't think so because मेरे पास तो the stream is healthy. आप अपना देखो, अपनी settings पे जाके उसको ठीक कर लो. Okay, there's something else that I'm working on, and that is आप बहुत सारे लोगों ने पूछे important topics for क्या बोलते हैं, important topics for paper 1. ठीक है. So उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, उसकी वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी and hopefully tomorrow. ठीक है, आज रात तो नहीं आएगी, कल आ जाएगी इंशाल्लाह. ठीक है. Okay, चलें, let's start. So there's no need to tell you guys the agenda for today. Agenda हमारा बड़ा simple सा है. ठीक है, और वो है कि हम पेपर सॉल्व करेंगे. सही है. So if you guys have already solved this, that's great. If you haven't, I'd suggest grab a pen and paper and let's solve it together. Okay. Okay. So देखो, कोई भी पेपर हो, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ. शुरू में you'll always come across some basic arithmetic questions. ठीक है. ये समझो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो मेक और ब्रेक करने का टाइम है.
you do these questions right and then immediately you're going to be extremely confident about what is to come. ठीक है, मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें आई मेंशन कि किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि हर क्वेश्चन को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो. ईजी, द वंस यू थिंक आर ईजी. ठीक है, ये दिस इज़ रिलेटिव. ओके, जो आपके जैसे आपका कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा, आपका कोई वीक टॉपिक होगा. ठीक है, उसको ईजी मीडियम हार्ड में डिवाइड करो and then do the easy questions first and then do the medium questions and then do the hard questions. Okay, so once you do the easy questions first, automatically आपका confidence level जो है वो ऊपर चला जाएगा, and जब आपका confidence level ऊपर होगा and you approach the difficult questions with more confidence, then you know there are more chances of you getting that question right. Okay, sir, I want to ask a question, so where can I ask? You can message me on Instagram and I'll try and get back to you as soon as possible. ठीक है, अच्छा चलें. सो आई एम स्टार्टिंग नाउ. सो हियर्स क्वेश्चन नंबर 1. लाइक आई सेड कि शुरू में आपके पास एक सिंपल सा अरिथमेटिक का सवाल आएगा. ओके, सो इट सेज हियर इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ 4900. सो स्क्वायर रूट ऑफ 4900 का मतलब क्या कि आपने, अब देखो आइडियली आपको परफेक्ट स्क्वायर्स जो है ना वो 1 से लेकर 20 तक याद होने चाहिए. 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए. नॉट दैट के इट्स नॉट 700. ओके, इट्स नॉट 700. लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स. इसमें यही एरर होता है. और ये जो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बड़े अनफॉरगिविंग होते हैं. इसमें अगर आप तुक्के में आंसर लिख लेंगे तो सही हो जाएगा. एज लॉन्ग एज इट्स करेक्ट यू विल गेट द मार्क. यू डोंट शो एनी वर्किंग, बस तुक्का लगा लो, सही हो जाएगा. लेकिन अगर आपने वर्किंग करी और आपने आंसर लिखने में कोई भी गड़बड़ कर दी तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई एम नॉट इनकरेजिंग यू गाइस टू जस्ट गेस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि ये अनफॉरगिविंग क्वेश्चंस होते हैं. इसमें यू नीड टू बी एक्जैक्टली राइट. यू कांट आर्ग्यू कि 1 0 ज़्यादा लगा दिया तो क्यों नहीं मिले मार्क्स, 1 0 कम लगा दिया तो मे बी 0.5 मिल जाए. 0.5 का कोई हिसाब किताब नहीं होता. ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग वाज कि 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए एंड आइडियली 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब्स याद होने चाहिए. ठीक है, टाइम बचाने के लिए. द होल ऑब्जेक्टिव इज टू सेव टाइम. यू कैन ऑलवेज वर्क इट आउट देयर एंड देन, बट द होल ऑब्जेक्टिव इज टू सेव टाइम. सो 7 स्क्वायर्ड इज 49. 49 को स्क्वायर रूट करोगे तो 7 आएगा. अब जब आप स्क्वायर रूट कर रहे होते हैं तो जीरोज़ जो है ना वो आपके डिवाइड बाय 2 हो जाते हैं. सो अभी आपके पास कितने जीरोज़ हैं? 2 जीरो है ना. 2 को 2 से डिवाइड कर दो. सो दैट मीन्स 70 is your final answer. No, it's not 700. Please guys be careful. It is not 700. It is 70. ठीक है. Okay, 5 cubed. 5 cubed again. अगर याद होगा तो you'll end up saving like 30-40 precious seconds. अगर नहीं याद होगा तो बस आपको 1 मिनट और लगाना पड़ेगा. But again, nothing to worry about. So 5 into 5 is 25. 25 times 5 is equals to 125. And there you go. That's your answer. ओके, अब आ गया आपका बॉड मैथ्स. सही है. अब बॉड मैथ्स जो है आपका, बॉड मैथ्स में आपने इट्स वेरी सिंपल. पहले आपने क्या करना है, पहले आपने ब्रैकेट्स देखने हैं, फिर आपने अगर पावर है तो पावर, फिर डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट्स वर्क आउट 7 into -5. सो 7 into -5 इज़ -35. ना -8 प्लस -35 तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, ये -8 -35 हो जाएगा. So what do you get? You get -43. ठीक है, there you go. Okay, question number 3, symmetry. अब symmetry I know एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बॉदर करता है. ठीक है, इस पर मैं इंशाल्लाह इसी वीक एक वीडियो बना दूंगा. इसी वीक से मतलब मे बी टमोरो I'll make a video on this. But in the meantime इसको आपने किस तरह से करना है ज़रा ये देख लो. ठीक है, so how exactly you're going to solve a question like this? वालेकुम सलाम. सो सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं इसको A B लेबल कर रहा हूँ. ठीक है, अब देखो जब ये रोटेट होगा, ठीक है, सेंटर से लेफ्ट वाला देखते हैं लेट्स सॉल्व दिस. सो पहले तो ज़रा सवाल पढ़ो. इट सेज शेड वन मोर स्मॉल ट्रायंगल सो दैट द शेप हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3. दैट मीन्स के व्हेन यू रोटेट दिस शेप अ फुल 360 डिग्रीज यू शुड एंड अप विद द एग्जैक्ट सेम शेप अ टोटल ऑफ 3 टाइम्स. ठीक है, 3 दफ़ा आपके पास एग्जैक्टली ये शेप आना चाहिए. अच्छा, दैट मीन्स कितने डिग्रीज रोटेट करना पड़ेगा, इसको हमें 120 डिग्रीज रोटेट करना पड़ेगा सो दैट वी गेट द एग्जैक्ट सेम शेप. अच्छा, अब इसमें इसको करने का एक और तरीका है जिस पे मैं अगेन एक वीडियो बना दूंगा. वो काफ़ी एक क्या कहें, एक जुगाड़ सॉर्ट ऑफ तरीका है. ठीक है, बट इट वर्क्स ऑल द टाइम. सही है, बट अभी इसको किस तरह से करना है, अभी आपने सिर्फ अपनी विजुलाइजेशन स्किल्स पर रिलाई करना है. सो व्हेन यू रोटेट दिस, सो देखो A कहाँ पे आ जाएगा और B कहाँ पे आ जाएगा. ज़रा ये देखो, B जो है आपका वो यहाँ पे चला जाएगा. सही है, और A जो है आपका वो यहाँ पे आ जाएगा. सो दैट मीन्स दिस इज़ B एंड दिस इज़ A. ठीक है, B देखो हमारा आगे को है. ठीक है, नीचे को है तो रोटेट होके भी वो कहाँ पे आएगा, वो आगे को आएगा. सही है.
अच्छा, अब जब आप इसको दोबारा रोटेट करोगे ना, आई एम गोना चेंज द कलर, ठीक है। जब आप इसको दोबारा रोटेट करोगे, अब यहाँ पे भी बी आपका आगे को है, ठीक है। तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये रोटेट होके यहाँ पे जाएगा। अब ए रोटेट होके कहाँ पे जाएगा? ए रोटेट होके जाएगा ऑन अ ट्राइंगल विद जस्ट बिफोर बी, एंड दैट इज, कि हमने कौन सा ट्राइंगल शेड करना है? हमने ये वाला ट्राइंगल शेड करना है, ठीक है। देयर यू गो, इट्स 1 मार्क. So if you know the concept, that's great. If you don't, then it's going to be a hit and miss. Okay, nets. Now nets पे भी वीडियो पेंडिंग है, ठीक है, डोंट वरी. नेट्स की भी वीडियो की मैं सारे क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ. नेक्स्ट नेट्स पे भी आपको वीडियो जल्द इंशाल्लाह मिल जाएगी. So it says write down the name of the solid formed from each net. Okay, so the first one. Sir, can we make a straight line in the middle and according to that shade the triangle? साउथ, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है, बट खैर अभी आगे चलते हैं. इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा एंड आई विल कवर ऑल द पॉसिबल वेज थ्रू व्हिच यू कैन डू दैट, ठीक है. अब देखो, अगर हम इस शेप को देखें, सो इट्स नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स, ऑलराइट. सो कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स, व्हाट शेप इज अ कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स? इट्स नथिंग बट अ cuboid, alright. So this shape that you're talking about is a cuboid. ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस? इसमें देखो, आपके पास इमेजिन करो कि जब ये बंद होगा तो ये कैसे लगेगा. जब ये बंद होगा आपका, तो सारे ट्राइंगल्स जो हैं वो आके एक पॉइंट पे मीट करेंगे, एंड दिस इज़, इसकी बेस देखो क्या है, इसकी बेस एक स्क्वायर है, ठीक है. सो सिंस इसकी बेस स्क्वायर है और इसके सारे ट्राइंगल्स जो हैं एक पॉइंट पे मीट करेंगे, सो दिस इज़ गोइंग टू बिकम अ पिरामिड. सो दैट मीन्स वी गोना कॉल दिस अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड. प्लीज़ रिमेंबर, इसमें सिर्फ पिरामिड कह देना काफ़ी नहीं है, क्योंकि यू नीड टू बी एग्जैक्टली स्पेसिफिक कि पिरामिड की बेस क्या है, ठीक है. पिरामिड को डिस्टिंग्विश करने का तरीका ही उसका बेस होती है, सही है. ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस? अब इसमें इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू इमेजिन कि ये बंद होके कैसे लगेगा, बट थोड़ी अगर आप ज़रा अपनी विजुलाइजेशन स्किल्स पे काम करें और आप इमेजिन करें कि अगर ये आपका ट्राइंगल जो है वो आप इसको वर्टिकली लिफ्ट करते हो, ठीक है, और इस ट्राइंगल को भी वर्टिकली लिफ्ट करते हो, एंड देन इफ़ यू क्लोज इट, सो व्हाट यू विल गेट, ऑब्वियसली यू विल गेट अ 3D शेप, लेकिन आपके पास एक ऐसा प्रिज्म आएगा जिसका क्रॉस सेक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो एक ट्रायंगल होगा, ठीक है. सो अगेन, अब आप इसको सिर्फ प्रिज्म नहीं कहोगे, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि प्रिज्म तो आपके बहुत सारे शेप्स होते हैं, ठीक है. सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक एंड यू हैव टू से दैट दिस इज़ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है. डोंट वरी, आप लोगों को जितनी भी नेट्स में प्रॉब्लम है ना, आई हैव द सोल्यूशन फॉर दैट. इसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट. यू आर बेस्ट अकाउंटिंग बट आई डोंट टीच अकाउंटिंग, ठीक है. नो, आई एम नॉट फ्रॉम यूके, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. ऑलराइट, सो हियर्स क्वेश्चन नंबर 5. ये आपका अगेन एक बोनस मार्क सवाल है. इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपने सिंपल कैलकुलेशंस करनी है. बस ये कि आपके ऑल्टरनेटिंग एंगल्स और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वाली प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए. So let's do this question step by step. It says in the diagram ABCD and EFGH are parallel lines. Okay, so only when the question tells you कि lines parallel हैं, only then will you take them as parallel lines. Not because के ये lines मुझे parallel लग रही हैं इसलिए हमने उसको parallel ले लिया, या ये दो angles मुझे दिखने में equal लग रहे थे तो इसलिए मैंने उनको isosceles triangle consider कर लिया. That doesn't count. Okay, so what's important is that you read the question. अगर question में दिया हुआ है तो ही आप उसको उसी के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ लगाएं, अपनी तरफ से ना assume करें. ओके, सो CXG कौन सा एंगल है? CXG ये वाला एंगल है. इसके लिए बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिंस ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये आपका 180 है. ऑल यू गोटा डू इज़ 180 माइनस 81. सो 180 माइनस 80 इज़ 100. 100 में से एक और कम कर दो तो ये आपका 99 डिग्रीज हो गया, ठीक है. देन यू हैव BCX. ऑलराइट, सो इस वर्किंग को मैं मिटा देता हूँ. And let me just have the angle that I've written over here, and that's 99 degrees. Okay, so BCX again, ये एंगल निकालने के लिए बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. याद करें बचपन में आपने किया होगा alternating angles. So this is going to be nothing but 53 degrees. And remember, when you have a 1 mark question, so be conscious of the fact कि आपने कोई भी working नहीं दिखानी. So yeah, and then you have ABX. Okay, so ABX कैसे निकालेंगे? Let's see. सो ABX निकालने के लिए
what can we do? So there are a whole bunch of options ABX निकालने के लिए, but the one that I'm going to choose particularly is basically ये आपकी दो लाइंस पैरेलल हैं, ये Z बन रहा है, ऑल्टरनेटिंग एंगल्स होंगे. सो व्हाट दैट मीन्स इज कि आपका ये वाला एंगल अगर 46 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी आपका 46 होगा. ठीक है. इनफैक्ट लेट मी जस्ट मेक इट लाइक दिस इंस्टेड. या दिस इज बेटर. ठीक है. So this angle is going to be 46. Now the angle that the question is asking you for is this angle. So इसके लिए आप क्या करोगे, आप करोगे 180 minus 46. So 180 minus 40 is 140. 140 में से आप 6 minus कर लो, so 134. Mensuration जो आपका पेपर 2 का टॉपिक है. So hold on. पेपर 2 हम एक दफ़ा आप लोगों का पेपर 1 हो जाए. ठीक है. Let's get through with paper 1 and then you guys will have a mensuration video also. Okay? Or maybe we'll do a live stream of that also. Okay. So it says work out 69 divided by 0.3. So 69 divided by 0.3. So इसके लिए आपने क्या करना है, नहीं, there is no need to do reciprocal. अब decimals को divide करने से बेहतर है कि आप decimals, you get rid of decimals. And how do you get rid of decimals? You multiply. अब देखो असल जो डेसिमल है वो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, विच मीन्स इफ़ यू डन समथिंग टू द डिनोमिनेटर यू नीड टू डू एग्जैक्टली द सेम थिंग विद द न्यूमरेटर ऑल्सो. ये नहीं कि आपने सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि उसमें डेसिमल था एंड यू लेफ्ट द न्यूमरेटर एज इट इज. नो, दैट विल चेंज द इंटायर वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन, सो यू नीड टू डू बोथ. ओके. सो व्हाट यू एंडेड अप विद इज 690 डिवाइड बाय 3. So 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 0. So what you're looking at is 230. Sir, is this the same paper for GCE? This is GCE O level, जो मैं paper कर रहा हूँ. ठीक है. 4024 is the syllabus code. Alright. So it says here, give your answer as a mixed number in its simplest form. So, सबसे पहले इस 1 whole 4/7 which is in mixed number form को हम convert कर लेते हैं into an improper fraction. So ये क्या हो जाएगा, 1 times 7 is 7, 7 plus 4 is 11. तो ये हो गया आपका 11/7. ठीक है. I'll repeat, 7 times 1 is 7, 7 plus 4 करोगे, so you'll get 11/7. So yeah. Sir, is mensuration P1 hard? देखो P1 में जो mensuration आती है वो relatively आसान होती है, given that you remember the formulas and everything. Okay. So 11/7 is what you're looking at. Divide by 3/5. How do you divide fractions? Well, the answer is you don't divide fractions. आप क्या करते हो, आप उसका reciprocal करते हो and then you work it out. Alright, before you actually multiply, see if you can simplify them. Well, sadly you can't do that. So 55/21 ये हो गया. ठीक है. अब 55/21 तो हो गया, but if you leave your answer like this, और अगर ये 2 मार्क का है which it is, तो फिर आपको 1 ही मार्क मिलेगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि आपने क्या नहीं किया, आपने इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं किया. सो प्लीज़ अगर क्वेश्चन में इस तरह की कोई भी कंडीशन गिवन हो, सो मेक श्योर दैट यू रीड इट केयरफुली एंड आंसर इट अकॉर्डिंगली. सो अंडरलाइन इट ऑल्सो, ताकि आपको याद रहे कि आपने ये करना है. सो 21 times 2 is 42. सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचा, 13. सो रिमेंबर मिक्स नंबर दिया जाता है इस फॉर्म में, कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर. सो दिस राइट हियर इज़ योर कोशेंट, दिस राइट हियर इज़ योर रिमाइंडर, and this right here is your divisor. So what you're looking at is, you're looking at 2 whole 13/21, and that's your final answer. 2 whole 13/21. इसका अगर आपने यही आंसर दिया तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे. ठीक है. Okay. How many marks should we be achieving? Ideally 65, 60 plus. ठीक है. अगर आपको A चाहिए तो 65 प्लस, सही है. इफ़ यू वांट लेट्स से an A star, तो फिर you should definitely be aiming for 70 above. ठीक है. Okay. All right. Now it says, question number 7 here says, sir, it's 3 not 13. It is 13 beta. It's not 3, it's 13. ठीक है. Okay. By writing each number correct to one significant figure, estimate the value of. अब देखो, this is a 2-mark question, and this you will find in pretty much every single paper. ठीक है.
So it says 8230 into 0.64 divided by 18.7. अब मैं आपको बता दूँ इसमें कॉमन एरर क्या होंगे. इसमें कॉमन एरर ये होगा कि 8230 में तो आई डाउट कि कोई कॉमन एरर करेगा, ये 8000 हो जाएगा. अच्छा वो कैसे? 8230 को आप 9000 भी बना सकते हो. 9000 भी वन सिग्निफिकेंट फिगर है एंड 8000 भी वन सिग्निफिकेंट फिगर है. ठीक है. नाउ what is 8230 closer to? Since it's closer to 8000, that means we'll lock it at 8000. Okay. फिर you have into 0.64. 0.64 का मतलब कि this could either be 0.6 or could be 0.5. तो हम इसको क्या करेंगे? What is it closer to? Oh, sorry, 0.6 or 0.7. So since it's closer to 0.6, we'll lock it at 0.6. ठीक है. अब 18.7 को प्लीज़ ये गड़बड़ नहीं करना कि आप इसको 19 बना दें. ठीक है. डू नॉट मेक दिस मिस्टेक ऑफ राइटिंग 18.7 एज 19. येस 18.7 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करके वो यही चीज़ बनेगी. ठीक है. बट दिस इज़ नॉट करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर. सो 18.7 इंस्टेड क्या बनेगा? या तो 10 बनेगा या 20 बनेगा. बट सिंस इट्स क्लोजर टू 20, दैट मीन्स इट्स गोना बिकम 20. ओके. नाउ वी क्रॉस आउट द जीरोस. ओके. सो वी आर लुकिंग एट 800 into 0.6 upon 2. 2 ones are 2 4s are 8, 0 0. So 400 into 0.6. 400 into 0.6. So 400 into 0.6 करने के लिए आप पहले 400 into 6 कर लो. So that's 2400. और फिर डेसिमल को एक प्लेस पीछे ले आओ. So what you're looking at is 240.0 or simply 240. ठीक है. That's it. So wouldn't 19 be two significant figures? Yes, that's what I was saying. Okay, please do not round this off at 19. That's what I was saying. Okay, इसमें जो कॉमन एरर है वो जो मैंने नोट किया है वो मैंने ये नोट किया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो 18.7 को मिस्टेकनली दे एंड अप राउंडिंग इट ऑफ टू 19 इंस्टेड ऑफ 20. ओके सर, सीक्वेंसेस को लॉजिकली करने का तरीका, क्योंकि समटाइम्स एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस. इट्स प्रैक्टिस साद. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट इज़. पहले जो आपकी बेसिक्स है ना, arithmetic sequence, quadratic sequence, exponential sequence, you learn all of that. Once you're through with that, then you do past paper questions जिसमें आपके पास mix होके आएंगे. ठीक है. You practice and then you'll have an idea. It's always that कि आपने जो given sequence होती है उसी को use करके निकालना होता है. ठीक है. No beta, I am not from Lahore. I am from Karachi. How to avoid silly mistake? देखो, if you think you have an appetite for making silly mistakes, then be conscious of the fact कि आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं. ठीक है. एंड द बेस्ट वे टू अवॉइड दैट, इसका कोई मैजिक तरीका नहीं है, इसमें कोई हाई फाई साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है. एज यूर सॉल्विंग जस्ट चेक योर आंसर. ठीक है. जहाँ क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा वर्किंग रिक्वायर्ड है उतना ज़्यादा आप केयरफुल रहें. इवन इफ देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ वर्किंग रिक्वायर्ड, देन ऑल्सो जस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि आपने जो भी सॉल्व किया वो सही किया नहीं किया. सर क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सॉल्व करने का और तरीका होता है ऐसे फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया. एक मैंने कवर किए है उस पर, मैंने आई मेड अ वीडियो ऑन इट. देर आर टू वेज. द वे दैट आई फाउंड ईजियर इज़ द वन दैट आई मेड अ वीडियो ऑन. ठीक है. ओके शान, दैट डिपेंड्स ऑन द थ्रेशोल्ड. बट ideally you should be aiming for 70 plus. Okay, so I'm solving questions now. So it says could write 0.06 kilometers in meters. अब देखो, कन्वर्जन ट्री आपको याद होना चाहिए. सबसे पहले किलोमीटर आता है, फिर मीटर आता है, फिर आपका सेंटीमीटर आता है और फिर मिलीमीटर आता है. सो इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर, you multiply by 1000. If you want to go from meter to centimeter, you multiply by 100. If you want to go from centimeter to millimeter, you multiply by 10. And if it's the other way around, what do? You divide. ठीक है. और अगर एरिया हो तो जो चीज़ से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करें आप उसको भी स्क्वायर कर दें, बिकॉज एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है. और अगर आपकी वॉल्यूम हो तो आप क्या करें, आप उसको क्यूब कर दें. सही है. सो 0.06 किलोमीटर्स इन मीटर्स. वेल, ऑल यू गॉट टू डू इज टेक 0.06 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000. दैट मीन्स 0.06 के डेसिमल आप 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट कर दो. सो व्हाट यू गेट 60 मीटर्स. ठीक है. ओके. नाउ फिर व्हाट इज़ नेक्स्ट, लेट्स सी. कन्वर्ट 7 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर. अब अगर मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते हैं, हम 100 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता, हमारे पास
सेंटीमीटर आ जाता. बट वेन एवर देयर स्क्वायर, सो यू डोंट हैव टू मेमोराइज द ट्रांसफॉर्मेशन सेपरेटली. ठीक है, सेपरेटली याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर कि अगर आपने स्क्वायर का कन्वर्जन करना है तो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आप उसको भी स्क्वायर कर दो. ठीक है, सो व्हाट यूल डू ओवर हियर इज यूल डू 7 into 1 and 4 zeros. Okay, so what you're looking at is 70,000. और ये चीज़ अगर हम वॉल्यूम के साथ कर रहे होते हैं तो वॉल्यूम के साथ हम क्या करते हैं, हम क्यूब करते हैं. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज़ अ नंबर्स क्वेश्चन. सही है, नंबर्स में आपका LCM, HCF, यू हैव द लाइक्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट क्यूब्स, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये अक्सर आपको पेपर 1 में ही मिलेगा. ठीक है, आई हैव अ वीडियो ऑन दिस. इट्स क्वाइट डिटेल, इट्स नॉट कंप्लीट, इट डजंट कवर एवरीथिंग, लेकिन उसमें इस तरह के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली. ठीक है, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेनी टॉपिक्स जो कि मेरी लिस्ट में है. इस पर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करके आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस वेरी सून. ओके, नाउ so it says write 216 as a product of its prime factors. So what you have to do over here is you have to do prime factorization. So we start dividing it by 2. So 2 ones are 2 and 2 8s are 16. Remember to put a 0. And then you divide by 2 again. So 2 5s are 10, 2 4s are 8. Divide by 2 again. 2 2s are 4. 2 7s और 14, 1 कैरी हो जाएगा. अब 2 से नहीं डिवाइड होता तो 3 से डिवाइड करेंगे. 3 9s are 27, 3 3s are 9 and then finally 3 into 1. ओके, सो 216 बन गया क्या, 216 बन गया 2 times 2 times 2 times 3 times 3 times 3. So that means you're looking at, okay, just a minute, getting the stream back online. Alright, sorry about that. Now, so as I was saying, I don't know if you guys heard me say that, but in questions like these, your concept of LCM and HCF should be top notch. अगर आपका LCM और HCF के concepts थोड़ा shaky है तो you're gonna struggle with questions like these. ठीक है, अच्छा, अब मैं इस question को ज़रा डिटेल में और elaborate करके solve करूँगा and I would suggest कि आप लोग भी इसको इसी तरह करो. ठीक है, if you guys are gonna try and do it directly, तो डायरेक्टली करोगे तो उसमें चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा होंगे. ठीक है, जितना आप इसको एलैबोरेट करोगे, भले आपको क्वेश्चन में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगाना पड़े, दैट्स फाइन, नथिंग टू वरी अबाउट. ठीक है, व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट यू गाइस गेट इट राइट rather than just doing it quickly and not being sure whether you've done it correctly or not. Okay, so it says two positive integers are each greater than 25. अब दो कौन से positive integers हैं हमें नहीं पता. Let's just call them A and B. But what we do know is that they're both greater than 25. ठीक है, their lowest common multiple is 216. ठीक है, so 216 की अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखी और हमने देखी क्या कि 216 can basically be written as 2 times 2 times 2 times 3 times 3 times 3. Their highest common factor is 18. 18 की भी हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन वेल नहीं देखी लेकिन कर लेते हैं. So ये हो जाएगा 2 into 3 into 3. ठीक है, it's only gonna take you not even I think a minute, probably 10 seconds to write 18 as a product of its prime factors. ठीक है, अच्छा, फिर क्या कह रहा है सवाल, फिर सवाल आपसे कह रहा है find the two integers. अब देखो, the fact that the question told you that the highest common factor HCF is 18, that means कि जो भी दो numbers होंगे आपके, कोई से भी दो numbers, जो A और B की जो सवाल बात कर रहा है वो आपके लाजमी क्या होंगे, लाजमी आपके मल्टीपल्स ऑफ 18 होंगे. क्या होंगे, देयर हैव टू बी मल्टीपल्स ऑफ 18. अगर आपको पता है कि अगर आपको किसी नंबर का फैक्टर पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि एक नंबर है which has a factor 6, so that means it has to be a multiple of 6. The only reason why 6 is a factor is because आप उसको 6 से डिवाइड कर सकते हो. अगर आप उसको 6 से डिवाइड कर सकते हो, दैट मीन्स के वो लाजमी 6 का क्या है, वो लाजमी 6 का फैक्टर है. ठीक है, so one thing we can say for sure about A and B is that कि वो क्या होंगे, वो आपके A और B के मल्टीपल्स होंगे. अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर, और ट्रायल एंड एरर करके आपने A और B की वैल्यूज़ निकालनी है. अब ट्रायल एंड एरर से मेरा क्या मतलब है, ट्रायल एंड एरर से मेरा मतलब ये है यू नीड टू थिंक ऑफ नंबर्स दैट यू कैन मल्टीप्लाई 18 विथ, सो दैट यू कैन इवेंचुअली गेट द टू नंबर्स दैट द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, अब देखो, अब आप अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो नंबर है वो क्या हो, वो 216 से कम ही हो. 216 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज उनका जो कॉमन मल्टीपल है वो आपका 216 है. अब आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए आप पहले 216 और 18 को रिड्यूस कर लो. वो कैसे, यू क्रॉस आउट व्हाट्स कॉमन सो दैट यू नो एग्जैक्टली कि आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो.
ठीक है, सो आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, आपका एक 3 216 का और एक 3 18 का, और दूसरा 3 216 का और दूसरा 3 18 का आपका कैंसिल हो गया. सो दैट मीन्स अब आपके पास जो ऑप्शन है वो है कि आप 2 इंटू 2 इंटू 3 से, मतलब 2 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, अब देखो, अब दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, वो ये कि द नंबर्स हैव टू बी ग्रेटर देन 25. ठीक है. अब एक काम ये करते हैं कि लेट्स से, लाइक आई सेड, थोड़ा ट्रायल एंड एरर करते हैं. लेट्स से कि मैं 18 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ. सही है. सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 36, और मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ रिमेनिंग, मतलब 2 इंटू 3 से. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, सो देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 18 टाइम्स 2 कॉमन है और इधर भी 18 टाइम्स 2 कॉमन है. सो दैट मीन्स जो हमने कहा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 18 होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज नो मोर 18, इंस्टेड क्या बन जाएगा, इंस्टेड 36 बन जाएगा. ठीक है. अच्छा, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन, लेट मी गेट थ्रू इट वंस फर्स्ट एंड देन आई विल गिव यू अ रीकैप. ओके, सो दैट मीन्स ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन. लेट्स ट्राई एंड थिंक ऑफ समथिंग एल्स. ठीक है. ये याद रहे कि हमने क्या करना है, हमने LCM 216 रखना है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 रखना है. ठीक है. सो लेट्स ट्राई एंड थिंक ऑफ समथिंग एल्स. अब एक काम ये करते हैं कि हम a को मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 से. सो बचा क्या, बचा आपके पास 3. दैट मीन्स 18 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हेन you've डन दिस, अब आप ये देखो कि क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी भी 18 है या नहीं. कैसे पता चलेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों क्वेश्चंस में कॉमन क्या है, इन दोनों क्वेश्चंस में 18 कॉमन है. दैट मीन्स द हाईएस्ट फैक्टर इज स्टिल 18. ओके, एंड दीज नंबर्स व्हेन वी मल्टीप्लाई देम, वो दोनों लाजमी क्या होंगे, दोनों लाजमी 25 से ग्रेटर होंगे. ओके, ना 18 इंटू 2 इज 36, 36 टाइम्स 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 72. 18 टाइम्स 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा. दैट मीन्स द टू नंबर दैट द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट आर 72 एंड 54. अब आई नो ये कुछ लोगों को तो समझ आ गया होगा, जिनका LCM HCF का कॉन्सेप्ट ठीक है, जिनको नहीं है LCM HCF का कॉन्सेप्ट ठीक, उनको ये नहीं समझ आया होगा. अच्छा, अब मैं ये दोबारा समझा रहा हूँ. ठीक है. आई एम गोना एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन ऑल ओवर अगेन, सो पे क्लोज अटेंशन. अब देखो, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आप नंबर को मल्टीप्लाई किससे कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है, क्वेश्चन में कंडीशंस आपको टेक्निकली 3 कंडीशंस दी हुई हैं. व्हाट आर द 3 कंडीशंस, द 3 कंडीशन इज दैट ईच नंबर शुड बी ग्रेटर देन 25. ओके. सेकंड कंडीशन इज कि उसका LCM जो है वो 216 होना चाहिए. अब LCM 216 होने का मतलब ये है कि जो भी नंबर होगा वो आपका या तो 216 के बराबर होगा या 216 से छोटा होगा. ठीक है, बिकॉज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सो मल्टीपल जो होता है वो या तो, now remember this least common multiple अगर 216 है, so that means the two numbers have to be either equal to 216, of course one of them could be equal to 216, but have to be less than 216. ठीक है. अब हमने क्या किया, हमने 216 और 18 को रखा, so that we know कि हम 18 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए हमने क्या किया, हमने 216 और 18 को डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लिया. सो व्हाट वी हैव 2 इधर से कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, और 3 और 3 यहाँ से भी कैंसिल हो गया. सो व्हाट यू लेफ्ट विथ इज 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3. और हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, हम इसको ऐसे नंबर्स की तरह क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज वी कैन सी कि इसको मल्टीप्लाई किससे करना है. ठीक है. अच्छा, अब देखो, अब दैट मीन्स अब आप 18 को ही नहीं आपने अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, आपने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया. देयर नीड्स टू बी अ मेथड. वो मेथड क्या है कि आप इसको 2 और इन 3 नंबर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने पहले एक ट्राई किया कि 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स ये 2 चला गया, और इसको 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब जब हम ये करेंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ये कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आपका 18 नहीं रहेगा, इंस्टेड क्या हो जाएगा, 18 टाइम्स 2. क्यों, क्योंकि 18 टाइम्स 2 A में भी है और 18 टाइम्स 2 B में भी है, मतलब आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा. सो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ गुड आइडिया. सो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. अब दूसरी चीज़ जो हमने ट्राई की वो हमने क्या किया, हमने कहा किसी एक को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 टाइम्स 2 से, और दूसरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी बचा, एंड दैट्स 3. इससे क्या हो रहा है, इससे ये आपका बन रहा है 18 इंटू 4 दैट इज़ 72, और ये आपका बन रहा है 18 इंटू 3 एंड दैट इज़ 54. इन दोनों नंबर्स का LCM जो है वो क्या है,
HCF सॉरी HCF 18 है और LCM जो आप निकालोगे तो LCM 216 आएगा. दैट मीन्स द टू नंबर्स दैट द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट आर 72 and 54. ठीक है. ओके, नाउ आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस एंड जो मेरी एग्जिस्टिंग वीडियो है प्लीज़ उसको भी जाके देखो ताकि आपका LCM और HCF का कॉन्सेप्ट क्लियर हो. Okay, transformation for a very long time has been coming in paper 18 into 2 into 3. क्यों नहीं किया? 18 into 2 into 3 अगर मैं करता तो हमने किया था 18 into 2 into 3 हमने एक में किया था. दैट मीन्स दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अगर दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इन दैट केस हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 18 नहीं रहेगा, इंस्टेड 36 बन जाएगा. ठीक है, आई डिड दैट. ओके, नाउ like as I was saying, transformation for the past couple of years has been mostly coming in paper 1. That doesn't mean कि paper 1 में आएगा, paper 2 में भी नहीं आ सकता, paper 2 में भी occasionally आ जाता है. So it says describe fully the single transformation that maps A onto triangle B. अब ये तो बहुत simple है. As it is, अगर आपका shape कहीं जा रहा है, कहीं slide हो रहा है, so that means it's translation. But when you say translation, you have to write down the translation matrix. और वो हम कैसे लिखेंगे? हम इन दो पॉइंट्स को ले लेते हैं और देख लेते हैं कि कितना राइटवर्ड्स, कितना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है और कितनी वर्टिकल मूवमेंट है. सो अगर हम हॉरिजॉन्टल देखें सो इट्स 1 2 3 4 यूनिट्स टू द राइट, दैट मीन्स पॉजिटिव 4. और अगर हम वर्टिकल देखें सो वी कैन सी इट्स 2 यूनिट्स डाउनवर्ड्स, दैट मीन्स नेगेटिव 2. सो ट्रांसलेशन सही है. और ट्रांसलेशन आपका जो वेक्टर है वो है 4 एंड -2. There you go. 2 marks आपको जब भी मिलेंगे when you write down the transformation and also whatever it is that you need to write to describe the transformation. ठीक है. Then it says triangle A is mapped onto triangle C by a rotation 90 degree anticlockwise, center 0 0. Draw triangle C. अब rotation कराने का मेरा एक specific तरीका है. ठीक है, पहले ज़रा सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं. A को रोटेट करना है आपने और रोटेट करके क्या करना है? C बनाना है. सही है. So as I was saying, ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन स्पेशली मेरा कराने का एक स्पेसिफिक तरीका है. अगर आपने वीडियो देखी हो उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट से विजुलाइज भी कराया है एंड दैट इज़ वी डू इट विद द हेल्प ऑफ दीज साइंस. सर इन द अबव क्वेश्चन आई डिवाइड 216 बाय प्राइम फैक्टर्स एंड गॉट द सेम आंसर. सो 216 इट्स द सेम थिंग साद. हम डिवाइड करें या कैंसिल करें इट्स द सेम थिंग. ठीक है, टेक्निकली हम उसको डिवाइड इसलिए नहीं कर रहे सो दैट वी कैन सी व्हाट प्राइम फैक्टर्स वी आर लेफ्ट विद. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है. यस दैट्स दिस सिंबल इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर. ओके, नाउ अब देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ज़रा पॉइंट बाय पॉइंट करते हैं. ए को रोटेट करना है ना, तो ज़रा देखते हैं सेंटर से ये पॉइंट जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये पॉइंट है 3 यूनिट्स टू द राइट एंड 2 डाउन. सो दिस इज़ 3 यूनिट्स टू द राइट एंड 2 डाउन. कितना रोटेट करना है? हमने इसको रोटेट करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो इमेजिन दिस ऑब्जेक्ट स्पिनिंग एंड दिस ऑब्जेक्ट स्पिनिंग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. सो दैट मीन्स कि ये जो 3 राइटवर्ड्स जा रहा था ये अब 3 अपवर्ड्स हो जाएगा. सो दैट्स 3 राइट हियर. और ये जो 2 डाउनवर्ड्स जा रहा था ये अब क्या हो जाएगा? ये अब आपका राइटवर्ड्स हो जाएगा. सो दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी 2 यूनिट्स टू द राइट. ट्रेसिंग पेपर पे मैंने अभी रिसेंटली एक कमेंट किया है कि ट्रेसिंग पेपर मैं क्यों नहीं रिकमेंड करता कि आप इंटायरली ट्रेसिंग पेपर पे रिलाई करो, बिकॉज समटाइम्स द एग्जामिनर्स डोंट नो एंड दे एंड अप टेकिंग इट अवे. ठीक है, एग्जामिनर्स से मेरा मतलब इन्विजिलेटर्स है. ठीक है, अच्छा देन लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट. सो सेंटर से इस पॉइंट पे जाने के लिए हम 3 यूनिट्स टू द राइट जा रहे हैं और हम 4 यूनिट्स नीचे जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स ड्रॉ दैट सेम सिंबल ओवर हियर. ठीक है, although we could have used the same symbol. सही है. So 3 units to the right and 4 down. सही है. अब अगर हम इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सो ये जो आप राइटवर्ड्स को देख रहे हो ये अपवर्ड्स को चला जाएगा, दैट्स 3 अप. और ये जो आप डाउनवर्ड्स को देख रहे हो ये साथ, जस्ट अ मिनट मैं अभी बता रहा हूँ, ये 4 राइटवर्ड्स को चला जाएगा. सो दैट्स 4. सो दैट मीन्स फ्रॉम द सेंटर 3 यूनिट्स अप एंड 4 यूनिट्स टू द राइट. सो दिस इज़ वेयर वी एंडेड अप. ठीक है, I'll come back to it साथ, just a minute. अच्छा, फिर इस जो आखिरी पॉइंट है जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ इसको देख लेते हैं. सेंटर से इस पॉइंट पे जाने के लिए हम 2 राइट जा रहे हैं और हम 4 डाउन जा रहे हैं. सो सेंटर से इस पॉइंट पे जाने के लिए हम जा रहे हैं 2 राइट एंड we're going 4 डाउन. सही है. नाउ इमेजिन दिस ऑब्जेक्ट स्पिनिंग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. सो ये 2 अप हो जाएगा एंड 4 यूनिट्स टू द राइट हो जाएगा. सो फ्रॉम द सेंटर
2 up. ठीक है, here's the center, 2 up and 4 units to the right. So there you go. This is where we end up. And let's join this with the help of straight lines. ठीक है, there you go. ये क्या बन गया, हमारा रोटेटेड शेप बन गया. सो रोटेशन एक ऐसी चीज़ है, प्लीज़ आपने उसको जितना आप तसल्ली से, जितना सुकून से करोगे उतना आपके लिए अच्छा है. डू नॉट ट्राई एंड रश इनटू इट, एंड वंस यूर डन, just sort of reflect on what you've done and see कि whether your answer makes sense to you or not. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि रोटेट करने के बाद शेप बड़ा हो जाता है. ठीक है, obviously that means that you've done something wrong. So have a good look at it and make sure कि only when you're 100% sure that you've done it correctly, then walk away from it. Okay, so Saad, coming back to your question. Why did I cancel the prime factors? देखो, the reason why I canceled the prime factors is because हमारी एक लिमिट है. हमारी लिमिट क्या है कि नंबर 216 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आपका LCM 216 है, तो अगर दो नंबर्स का LCM 216 है, सो दैट मीन्स आपका नंबर जो है वो 216 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए. सो आई नीड टू नो कि मैं 18 को किन किन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. ठीक है, ऐसे तो नहीं ना मैंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से जिस नंबर से चाहे मल्टीप्लाई कर लें. देयर नीड्स टू बी अ लिमिट. अब वो लिमिट मुझे कैसे पता चलेगी? वो लिमिट मुझे पता चलेगी जब मैं 216 को 18 से डिवाइड करूँगा. सो जब मैं 216 को 18 से मैंने डिवाइड किया तो क्या बचा? 2 इंटू 2 इंटू 3. अब मैंने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसलिए रखा है ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो. ठीक है, क्योंकि आप कह सकते थे ना कि चलो 180 को हम एक काम करते हैं, 180 को हम लेट्स से 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, तो हम अपनी मर्ज़ी से नंबर से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते. क्यों? क्योंकि हमें कंडीशंस दी गई हैं. तो जो भी आप नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो इनमें से आएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा. ठीक है, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. एडएक्सेल IGCSE मैथ पास्ट पेपर्स, मुझे बताएं आपका पेपर कब है, एंड देन I'll see if I can. Sir, why 216 divided by 18? Because 216, like I said, is the LCM and 18 is the highest common factor. So that means 18 को मैं जिससे भी मल्टीप्लाई करूँ, I need to keep the fact in mind कि वो 216 से कम होना चाहिए. क्योंकि LCM जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, नंबर के बराबर हो सकता है, लेकिन नंबर से कभी बड़ा नहीं हो सकता. सही है, इसलिए मैंने 216 को 18 से डिवाइड किया. Okay. The figure that I used for transformation, I have a detailed video on this where I've explained this using an actual object. ठीक है, और you can use that and वहाँ से आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, sir for rotation can we just use the mind? देखो ये for as long as the center is rotation, for as long as the center of rotation is origin, तब you can use this technique. सही है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है, और ये टेक्निक मैं प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि फिर आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी होंगी. आपको 180 का अलग याद करना पड़ेगा, 90 क्लॉकवाइज का अलग याद करना पड़ेगा, 90 एंटी क्लॉकवाइज का अलग याद करना पड़ेगा. ठीक है, सो इसलिए मैं ये प्रेफर नहीं करता. आई प्रेफर दैट यू डू इट मैन्युअली, क्योंकि फिर आपका सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन हो वो भी कवर हो जाता है, ओरिजिन नहीं हो वो भी कवर हो जाता है. So how many topical past papers should we do along with the early past papers? देखो ये नंबर कोई मैजिक नंबर नहीं है. if that's what you're looking for, it's about कि आप किन टॉपिक्स में वीक हो आप उसके टॉपिकल पास्ट पेपर्स करो, और ईयरली पास्ट पेपर्स तो आप करते ही रहो. ठीक है, okay, so here's part C. Part C says triangle A is mapped onto triangle D by an enlargement, scale factor 3, center 5, -5, draw triangle D. Okay, so part B हम कर चुके हैं. let's put a cross on that. पार्ट सी में हमने क्या करना है, हमने ए को एनलार्ज करके डी बनाना है, और स्केल फैक्टर क्या है 3, और सेंटर है हमारा 5 एंड -5. ठीक है, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं इंटायरली ग्रीन कलर से. ठीक है, तो इधर मैंने क्रॉस लगा दिया. सही है, और अब हम ए को एनलार्ज करने लगे हैं, और जहन में रखना कि स्केल फैक्टर क्या है, स्केल फैक्टर है 3. अब एनलार्जमेंट करने के लिए व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट प्रेफर कि आप एक पॉइंट को एनलार्ज कर लो. ठीक है, एक पॉइंट को एनलार्ज कर लो. वो कैसे मैं बताता हूँ. ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट को मैं पी कहने लगा हूँ, इस पॉइंट को एनलार्ज कर लो. ठीक है, बाकी के लिए हम क्या करेंगे, हम सारी लेंथ्स को स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस पॉइंट इज, लेट्स सी हाउ फार इट इज़. सो इट्स 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट एंड इट्स 1 यूनिट अप. ओके, सो इट्स 2 टू द लेफ्ट एंड 1 यूनिट अप. अब जब आप इस डिस्टेंस को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो वेयर विल दैट टेक यू? दैट विल टेक यू 2 times 3 is 6, so 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 to the left, and it'll take you
3 यूनिट्स अप. ठीक है, रिमेंबर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, स्केल फैक्टर 3 है हमारा, तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, दोबारा बता देता हूँ. सो व्हाट आई हैव डन हियर इज, एक पॉइंट का डिस्टेंस ट्रैक किया फ्रॉम द सेंटर, इट्स 2 लेफ्ट एंड 1 अप. इसको टाइम्स 3 करेंगे, सो दैट्स 2 4 6 टू द लेफ्ट एंड 1 2 3 अप. Now, once you've enlarged one point, इसको P प्राइम कह देते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद इट्स वेरी वेरी सिंपल. उसके बाद आपने क्या करना है, आप ये लेंथ देखो, बेस ये कितनी है, ये 1 यूनिट है. अगर आप इसको स्केल फैक्टर 3 से एनलार्ज करोगे तो अब ये कितनी हो जाएगी, अब ये 3 यूनिट्स हो जाएगी. सो 1 2 and 3. ऑलराइट, देन लुक एट दिस हाइट इज 2 यूनिट्स. अगर आप इसको स्केल फैक्टर 3 से एनलार्ज करोगे, सो दैट्स गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 and 6. ओके, देयर यू गो. एंड देन फाइनली तीसरी लेंथ को आप ज्वाइन कर दो, तो ये क्या बन गया, ये आपका ट्रायंगल डी बन गया. डू नॉट फॉरगेट टू लेबल इट प्लीज़. सही है, ऐसा ना हो कि आप मार्क्स खो बैठो. सही है. सो देयर यू गो. इसके ज़रा कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेते हैं. -1 -2 -1 -1 4 and -4 and -2. अच्छा, मैं आप लोगों का सवाल ले लेता हूँ. सर, कैन वी जस्ट मल्टीप्लाई द बॉक्सेस बाय 3? इज़न्ट दैट व्हाट आई जस्ट डिड? टेक्निकली मैंने भी तो यही किया ना. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 की मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ. आई विल जस्ट पब्लिक इट राइट नाउ. आई हैवंट अपलोडेड इट. अपलोड कर दिया मैंने. आई विल जस्ट पब्लिक इट. सर, आई डू पार्ट बाय मैट्रिक्स. ओके, नाउ देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं. ये जो जिस तरीके से मैंने किया इज़ द वे दैट आई प्रेफर. सर, कुड यू डू पार्ट बी वंस मोर? साथ प्लीज़ बताओ किसका पार्ट बी के बारे में आप बात कर रहे हो. ठीक है, ओके. सो क्वेश्चन नंबर 11 आई walk you guys through question number 11, and इस पर मैं एक वीडियो बना चुका. I'll just public it as soon as I'm done with this class. So उसमें you can see exactly the way it's done. अभी मैं आपको एक walk through दे देता हूँ. So in part B, so what I've done is कि A को rotate किया 90 degree anti-clockwise, and the way that I've done it is using this method. And if you're confused about this method, इस पर मेरी एक वीडियो है. Just look up, let me see, what do you need to look up? Just look up rotation ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन सर्च करो. मोस्ट लाइकली द फर्स्ट वीडियो इज़ द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. उस पर लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, हाउ टू रोटेट एनी ऑब्जेक्ट द ईजीएस्ट वे. ठीक है, सो हैव अ लुक एट दैट एंड यू विल बी फेमिलियर विद व्हाट दिस मेथड इज. ओके, नाउ question number 11. Question number 11 में it says the garden has a path that is equidistant from P and Q. Now remember, उसने आपको एक scale दिया हुआ है. Scale दिया हुआ है 1 centimeter represents 6 meters. Sorry, 1 centimeter represents 6 meters. Okay, so it says the garden has a path that is equidistant from P and Q. Use a straight edge and compass only. Construct the path. ठीक है, equidistant from P and Q का मतलब क्या, कि आपने P and Q का क्या बनाना है, P and Q का the Nazi sign is used. Yeah, the Nazi sign you can use for both clockwise, anti-clockwise, and even 180 degrees. Okay, so for the first part, what you have to make over here is you have to make a perpendicular bisector. Perpendicular bisector किस तरह से बनाते हैं? Half से ज़्यादा compass खोलते हैं. You make an arc on both sides, and then you repeat the same by putting the compass at B. And you join the points. ठीक है, like I said, मैं इसको डिटेल में सॉल्व कर चुका हूँ. I've uploaded the video. I'll just public it as soon as we are done with this session. Okay. Then it says more than 18 meters from Q. अब इसमें the one thing you need to watch out for कि वो जो 18 meters होगा उसको आप पहले 6 से डिवाइड करोगे. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने आपको बताया कि 1 centimeter is equals to 6 meters. So 18 meters कितना होगा? X क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो X 3 centimeter आएगा. So yeah. So then what you're going to do is आप इसको Q पे रख के you're going to make a circle. अच्छा, पूरा सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, but just for the sake of understanding मैं पूरा सर्कल बना के दे रहा हूँ. The only part that you're interested in is the part that lies inside the quadrilateral. उसके बाद सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है shade the regions where Yuna can plant the tree. Okay, now अब कौन से रीजन में वो ट्री प्लांट करेगी? वो ट्री प्लांट ऐसी जगह पे करेगी दैट इज़ नियरर टू Q देन टू P. सो दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इस साइड पे, ऊपर वाली साइड पे. एंड देन
इट सेज मोर देन 18 मीटर्स फ्रॉम क्यू, सो दैट मीन्स इस सर्कल के या इस आर्क के बाहर को, ठीक है। सो दो पॉसिबल रीजन्स हमारे बनते हैं, एक रीजन ये है और एक रीजन ये है। एंड इफ रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन ने भी क्या कहा है, शेड द रीजन्स वेयर यूना कैन प्लांट द ट्री। सो यूना रीजन्स का मतलब क्या कि आपका प्लूरल है, सो यू लाइकली टू गेट मोर देन 2 regions. Whenever the question uses the word plural, भले वो quadratic equations में हो या किसी भी उसमें हो, so that means आपका you're likely to get more than one answer. ठीक है। P and Q को join करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, P and Q को join किए बगैर भी आप perpendicular bisector बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, as far as angle bisectors are concerned, angle bisectors जो हैं वो बनाने के लिए it's important that you make straight lines. So yeah. Okay, now so it says here the diagram shows a rectangle ABCD. E is a point on the diagonal AC such that DEC is equals to 90 degrees. Okay, now remember कि जो उस question आपको चीज़ दी हुई है वो एक rectangle दी हुई है, ठीक है। Prove that triangle ADC is similar to triangle DEC. Okay, क्या prove करना है हमने? Similar prove करना है। अब देखो सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। Why did I draw that circle? The reason I drew that circle is because the question said 18 meters from Q. So whenever the question says a fixed distance from a fixed point, हम क्या बनाते हैं? हम सर्कल बनाते हैं। लेकिन पूरा सर्कल इस क्वेश्चन में हमारे काम का नहीं था, हमारे काम का सिर्फ वो रीजन है जो कि क्वाड्रिलैटरल के अंदर आ रहा है। ओके, ऑलराइट, नाउ सो इन दिस क्वेश्चन हमने सिमिलर प्रूफ करना है, बट इफ़ यू लुक एट इट यू कैन सी कि आपको अगर ज्वाइन कर दो तो कोई इशू नहीं है, बट जस्ट दैट कि अपनी लाइन एक्स्ट्रा लाइन बना के खुद ना कंफ्यूज हो जाना। अक्सर ऐसा होता है कि लाइन खुद बना के वो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग दैट। Okay, so it says prove that triangle ADC is similar to triangle DEC. Now since we don't have any lengths, the only way for us to do it is to do it with the help of angles. Okay, now how exactly are we going to do that? Let's see. अब पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम ज़रा ADC को हाईलाइट करते हैं रेड से। ये ADC है, ADC को हम हाईलाइट कर देते हैं रेड से, एंड देन DEC को हम हाईलाइट कर देते हैं ग्रीन से, ठीक है। तो ये DEC हमारा हाईलाइट हो गया। अब लाइक आई सेड के सिंस वी डोंट हैव एनी लेंथ्स वील हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ एंगल्स। नाउ बेयर इन माइंड कि आपका रेक्टेंगल है, सो ये जो आपका एंगल होगा ADC इज गोइंग टू बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारी assumption नहीं है, since it is a right angle triangle we know for a fact it's going to be it's a rectangle, we know for a fact that it's going to be a right angle triangle. So we start by saying that angle ADC is equal to angle DEC which is equal to 90 degrees. अब एक 90 तो हमें दिया हुआ था, हमें कैसे पता चला कि दूसरा 90 है? वो हमें ऐसे पता चला, that's because ABCD is a rectangle. So you have to keep it short and to the point. पूरी लंबी चौड़ी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन अब इस पूरे शेप में एक कॉमन एंगल है, वो है आपका C. सो दैट मीन्स ACD, बस आपका एंगल C जो है, जो एंगल आप लिख रहे हो वो सेंटर में होना चाहिए, डजेंट मैटर व्हाट कम्स बिफोर और आफ्टर। ACD इज गोइंग टू बी द सेम एज एंगल ECD, एंड व्हाई इज दिस द सेम? बिकॉज इट्स अ कॉमन एंगल. नाउ इफ 2 आउट ऑफ द 3 एंगल्स आर द सेम, सो दैट मीन्स आपका जो तीसरा वाला एंगल है वो क्या होगा? आपका तीसरा वाला एंगल भी सेम होगा, और उसकी वजह जो है वो क्या है? उसकी वजह है आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो नाउ वी गोना से दैट एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ECD, सॉरी EDC, एंड इसका हम रीज़न क्या देंगे? सम ऑफ इंटीरियर angles. Now since the question has or asked for us to write a reason, we are going to give a reason in each case, ठीक है। ADC is equals to AEC, हम AEC जो है, देखो AEC तो एक स्ट्रेट लाइन है, AEC तो एंगल बन ही नहीं रहा साथ। Okay, question number 13, fairly simple. It says the mean of 5 numbers is 17. तो अगर आपको mean पता हो और आपको number of numbers पता हो, what you can work out is the sum. So if you know, क्यों? क्योंकि मीन बराबर होता है किसके? सम
अपॉन n के। तो मीन क्या है 17 है, कितने नंबर्स हैं 5 नंबर्स हैं, ठीक है। सो व्हाट कैन वी वर्क आउट, वी कैन वर्क आउट द सम, दैट मीन्स कि जो 5 नंबर के बारे में सवाल बात कर रहा है वो होंगे 17 इंटू 5 और उनका सम जो है वो होगा 50 प्लस 35 इज़ 85। सो वट एवर दीज 5 नंबर्स आर, वी नो फॉर अ फैक्ट कि उनका सम जो है वो 85 होगा, ठीक है। दिस आई वर्कड आउट विद हेल्प ऑफ this information. The numbers are listed in order of size starting with the smallest. The 3 smallest numbers are equal, so that means आपका x, x and x, ठीक है। The 3 smallest numbers are equal. The middle 3 numbers add up to 35, so that means इनका sum जो है, इनका sum of these 3 numbers is equals to 35, ठीक है। So अब हम कैसे निकालेंगे, अब ये कौन सा नंबर है ये हमें कैसे पता चलेगा, x प्लस दिस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 35, सो दैट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 35 माइनस 2x के। ओके, सो नाउ आई एम गोना रिप्लेस दिस विद 35 माइनस 2x, ओके। देन द क्वेश्चन सेज द लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे होगा आपका लार्जेस्ट नंबर। The largest number is 4 times the smallest number. Now smallest number हमने किसको लिया था, smallest number हमने x लिया था, so that means the largest number is going to be 4 times of that. So the largest number is going to be 4x. Now, अब what do we know about all these numbers? Of these 5 numbers, we know कि इनका जो sum है वो किसके बराबर है, इनका जो sum है वो बराबर है 85 के। कैसे, क्वेश्चन ने शुरू में ही बता दिया था। So x plus x plus 35 minus 2x plus 4x is equals to what? Is equals to 85. Okay, now be very careful of your calculations over here. X plus x 2x के बराबर हो जाएगा, 2x minus 2x cancel हो जाएगा. Okay, now what do we have? We have x plus 4x and x plus 4x क्या हो जाएगा, x plus 4x हमारा 5x हो जाएगा, ठीक है। 5x is equals to 85 minus 35, that means 5x is equals to 50, x is equals to 10. अब 10 निकाल के आपने ज़्यादा मतलब एक्साइटेड नहीं हो जाना। रिमेंबर what you've worked out so far is basically the value of x, ठीक है। now with the help of the value of x you're going to determine all the numbers, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने वर्किंग की है यहाँ पे, इस वर्किंग को मैं एक काम करता हूँ, इस वर्किंग को मैं साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के पास ये वर्किंग रहे। Nope, wait a minute, just a second. Yes, I will do a live session for AdMaths also, don't worry. Okay, so इसकी वर्किंग गायब हो गई, मैं ज़रा दोबारा कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। So the mean of 5 numbers is 17, so that means sum हमने निकाल लिया था क्या, so I'll just do it from scratch. 17 is equals to the sum upon n, so now we know the sum upon 5, in fact now we know that the sum of the 5 numbers is 85, ठीक है। जो 5 numbers हैं 1 2 3 4 and 5, उसमें से the 3 smallest are equal, ठीक है, and जो 3 बीच के numbers हैं उनका sum 35 है, so that means ये 35 minus 2x हो जाएगा, ठीक है। काइनेमैटिक्स पर yes I have 2 detailed videos, you can watch them, उसमें तकरीबन सभी कुछ मैंने कवर किया हुआ है। The largest number is 4 times the smallest number, so that means the largest number is going to be 4x, and then eventually you have x plus x plus x plus 35 minus 2x plus 4x which is equal to 85. इस equation को solve करोगे तो 10x is equals to 50, 10x is equals to, sorry, 5x is equals to 50 आ जाएगा, which means x is equals to 10. So this is 10, this is 10, this is 10. ये हो जाएगा आपका 35 minus 2 times 10, that means 35 minus 20 which is 15, and the largest number is going to be 4 times of 10 which means के 40 हो जाएगा. Sir, I have a question. Why didn't you consider the missing number y and making it a simultaneous equation? अगर मैं उसको y भी consider करता तो भी simultaneous equations नहीं बनती, तब भी क्या होता, तब भी आपकी, क्योंकि y eventually in terms of x आ जाता, ठीक है। अगर मैं उसको y भी कह देता तो eventually y in terms of x आ जाता। ओके,
Here's question number 14. Let's see what it says. It says the diagram shows the speed time graph for the start of a cyclist's journey. Find the acceleration during the first 20 seconds. Now, if you have a speed time graph and you have to find out the acceleration, so remember acceleration हम कैसे निकालते हैं speed time graph में, जो gradient होता है आपका वो acceleration देता है. Why 35 minus 2x? Well, I just explained. मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसको हम कह देते हैं question mark. अब इन numbers का sum जो है वो 35 है, ठीक है. So that means x plus x, या चलो अगर y भी कह देते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो y भी कह देते हैं उसको, तो plus y is equals to 35, make y the subject, so that's 35 minus 2x. Saad, I hope that answers your question. Okay, it doesn't matter even if you call it y, it's still the same thing. Find the acceleration during the first 20 seconds. So acceleration निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Acceleration निकालने के लिए we will take the gradient of the speed time graph. So gradient के लिए we need 2 points. We have those 2 points right here. We'll do y2 minus y1 मतलब 15 minus 0 over x2 minus x1 मतलब 20 minus 0. So 15 upon 20 which is equal to what? Which is equal to 3 upon 4. So 3 upon 4 लिख लो या 0.75 लिख लो, that's up to you. Then it says describe the motion of the cyclist between t is equals to 20 to t is equals to 30. वो ये कि आप ये करो, it's a horizontal line. Horizontal line का मतलब please remember अगर distance time graph होता है तो yes horizontal line का मतलब होता है कि speed 0 है यहाँ पर rest पे, लेकिन अगर speed time graph में आपके पास horizontal line है, so remember speed time graph में horizontal line का मतलब सीधा सीधा कि constant speed, ठीक है, constant speed, zero acceleration. Find the total distance traveled in the 50 seconds. Remember, it's a 3-mark question. So अगर आपको total distance चाहिए, you will have to do it step by step. और step by step हम कैसे करेंगे? हम इसको break करके करेंगे. So I'm going to break this now. एक triangle बन गया आपका, एक rectangle बन गया, और ये आपका एक trapezium बन गया. Right? So we're looking at a triangle, we're looking at a rectangle, and we're looking at a trapezium. ठीक है? So let's start by taking out the area of the triangle. That's going to be half times 20 times 15. So 2 ones are, 2 tens are, 10 into 15 is 150. Then let's calculate the area of this rectangle. ये 10 है और इसकी length जो है वो 15 है. So that's going to be 15 times 10, which is also equal to 150. ठीक है. And then finally the trapezium. Trapezium में please ख्याल रखना कि जो आपकी parallel sides हैं वो vertical हैं. ये आपकी parallel sides हैं जो मैंने red से highlight किए हैं. So इसका area मैं इधर अलग से कर देता हूँ. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब कि एक 15 है और दूसरी जो है आपकी वो 5 है, इंटू द हाइट, और ये जो आप देख रहे हो ये इसकी हाइट हो जाएगी. इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट है 20. ठीक है. सो 2 ones are, 2 tens are, 15 plus 5 is 20. 20 इंटू 10 करोगे तो 200 आ गया. अब ये जो सारी वर्किंग मैंने यहाँ पे की है, आपने क्या करना है? आपने इसको जो जगह दी हुई है आपने उसको वहाँ पे करना है. ठीक है. यू कैन रिफर टू द शेप, ऑब्वियसली विल हैव टू रिफर टू द शेप. इसमें आप मार्किंग कर सकते हो, लेकिन वर्किंग जो जगह दी हुई है उसी पे करना. प्लीज़ ये गलती मत करना कि इसकी वर्किंग आप इसके शेप पे कर दो एंड एक्सपेक्ट कि एग्जामिनर आपको मार्क्स दे. आपको नहीं देगा मार्क्स. नाउ यू सम देम अप. सो 150 plus 150 plus 200 is going to be your final answer. Let's write that down. 150 plus 150 plus 200. ट्रेपीजियम को फर्दर ट्रायंगल और रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं. A lot of people do that. 1 plus 2 is 1 plus 1 is 2, 3 and 4, 5. So 500 is your answer. There you go. That's it. Okay. Question number 15. Fairly simple. Percentage decrease. Now remember, percentage decrease हो, percentage increase हो, percentage change हो, उसको करने का एक ही तरीका है, वो है new minus old upon old times 100. So new is 160, old was 200, old 200 है into 100. अब प्लीज़ इसमें नेगेटिव साइन नहीं लगाते because the word decrease is sufficient. तो 160 minus 200, yes it's minus 40, लेकिन हम 40 लिखेंगे. 40 upon 200 into 100. 2 zeros यहाँ से गायब, 2 zero यहाँ से गायब. 40 upon 2 करो तो 20 आपका आंसर आ गया. 20% is your answer. Solve the inequality. 23 plus 2n is greater than 5 minus 6n. So what do we have over here? 23 minus 5. 2n को उधर ले जाओ, या बल्कि एक काम करो, n को एक जगह कर लो. That'll make it easier. 2n plus 6n
is greater than 5 minus 23. 2n plus 6n is going to be 8n. So yeah, 5 minus 23 is going to be 23. This is going to be 17. No, wait a minute. 25 minus 23 is going to be minus. No, wait a minute. 2n plus 6n 8n हो गया. 23 minus 5 करोगे तो 18 आएगा. Sorry, not 17, 18. ठीक है. अच्छा, लेकिन minus 18 आएगा. Let me just write that again. So 5 minus 23 is minus 18. Now you solve. अच्छा, इसमें आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि n is already positive. So minus 18 upon 8, that means n is greater than minus 9 upon 2. ठीक है. Of course, if you want, you can write this as a fraction also. सही है. लेकिन प्लीज़ जब आप फाइनल आंसर दो, एक चीज़ याद रखो कि प्लीज़ when you're writing the final answer, do not write this as minus 9 upon 2. ठीक है. Minus 9 upon 2 is not how you write the final answer. क्योंकि ये inequality है, it's not an equation, तो आपने लिखना है n is greater than minus 9 upon 2. ठीक है. Minus 9 upon 2 की जहाँ तक बात है, that of course you can write as a fraction, as a decimal, that's up to you. So I think this paper is comparatively easier than, yeah, this paper is easier. November में जब papers आए थे ना, तो वो relatively आसान थे. ठीक है. Last part, kinematics part C. देखो, speed time graph है, distance चाहिए. Connect करो उसको. Speed time graph से जब आपको distance निकालना होता है, what do you do that? You find out the area under the speed time graph. ठीक है. 2 से 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि gradient of speed time graph gives you acceleration. Gradient of distance time graph gives you speed. Area under the speed time graph gives you distance traveled. ठीक है. So what I've worked out over here is area under the speed time graph that has given me the distance traveled. अब एरिया कैसे निकालना है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा इनटू फेमिलियर शेप्स. अब एक चीज़ मुझे देखते देखते आइडिया आया कि मैं इसको 2 ट्रेपीजियम्स में भी ब्रेक कर सकता था बाय द वे. ठीक है. मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता तो यह एक ट्रेपीजियम बन जाता और ये दूसरा ट्रेपीजियम बन जाता. आई कुड हैव डन दैट, बट खैर इसको मैंने एक ट्रायंगल में ब्रेक किया, एक रेक्टेंगल और एक ट्रेपीजियम. 1 by 1 इनके एरियाज निकाले, सबको ऐड कर दिया. When does the sign switch its face? साइन का फेस जब स्विच होता है जब आप दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव, हाउ डिड minus 18 upon 8 become minus 9 upon 2? ओके, सोचें ज़रा आप. इतने में क्वेश्चन नंबर, इतने में ये एक और चीज़ समझा रहा हूँ, इतने आप ये सोचें ज़रा. what was I going to explain? Yeah. So let's say you have minus x is greater than 2. तो इसमें आप माइनस साइन x के साथ नहीं रखोगे, आप 2 के साथ लेके चले जाओगे. एंड इन द प्रोसेस द साइन फ्लिप्स. ठीक है. अच्छा, अब ये क्यों होता है, इसके पीछे भी अगर आपको लॉजिक चाहिए है तो मैं बता देता हूँ. इसके पीछे लॉजिक ये है कि -2 है और एक तरफ -3 है. कौन बड़ा है? -2 बड़ा है. ठीक है. सर देयर इज़ अ मिस्टेक आई गेस. ओ या, इट्स -9 अपॉन, ओ अच्छा, इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? ठीक है. यस, इट्स -9 अपॉन 4. सॉरी, मैंने गलती से -9 अपॉन 2 लिख दिया. यस, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट. ओके. Yeah, so मैं ये explain कर रहा था. If -2 is greater than -3, yes, because it's less negative. Now what happens if you multiply both the signs by minus? तो एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा. अब अगर मैं अभी भी ये कहूँ कि 2 is greater than 3, so that's incorrect. The correct way of stating this would be that 2 is less than 3. So you can see कि जब मैं दोनों को minus से multiply किया, in the process the sign has flipped and the sign should flip. ठीक है. Alright, so here's question number 18. I think हमने inequalities की live stream में भी cover किया था. Let's do that again. So yeah. So it says the diagram shows the shaded region ABC, the equation of line AC. So AC is this line. ठीक है, इसकी equation ये दी हुई. Write down the 3 inequalities that define the shaded region. तो पहले एक काम करते हैं, पहले ज़रा lines की equation निकाल लेते हैं. अभी जो green line मैं highlight कर रहा हूँ, इसकी equation क्या होगी? जल्दी से बताओ. ये जो मैं blue line highlight कर रहा हूँ, इसकी equation क्या होगी? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन निकालने के लिए की इक्वेशन निकालने के लिए बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती. तो टेल मी द इक्वेशंस जल्दी से, स्टार्टिंग विद द ग्रीन वन. y इज़, अच्छा आपने मुझे डायरेक्टली इनइक्वालिटी बता दी, दैट्स ग्रेट. पहले इट्स बेस्ट कि आप इक्वेशन लिख लो, देन यू राइट डाउन द इनइक्वालिटी. ठीक है, दैट्स जस्ट माई प्रेफरेंस. And then for the blue one, it's going to be x is equal to -4.
नाउ वी स्टार्ट राइटिंग डाउन द इनइक्वालिटीज़. अब रेड वाली लाइन से अगर कंपेयर करें तो हमारा शेडेड रीजन नीचे को है. दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी लेस दैन, एंड इन फैक्ट इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी लेस दैन, इट्स गोइंग टू बी लेसर दैन और इक्वल टू माइनस हाफ एक्स प्लस 5. ग्रीन वाली लाइन से अगर कंपेयर करें तो ग्रीन वाली लाइन से हमारा रीजन ऊपर को है. दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी वाई इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2. ब्लू वाली लाइन से अगर कंपेयर करें तो ब्लू वाली लाइन से हमारा रीजन जो है वो राइट वर्ड्स है. दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू -4, नॉट लेसर दैन, greater than or equal to -4. ठीक है. एंड सिंस ऑल द लाइन्स आर डॉटेड सॉलिड, सॉरी नॉट डॉटेड, सिंस ऑल द लाइन्स आर सॉलिड, हम इक्वल टू साइन भी लगाएंगे. ठीक है. सर if fraction is improper in inequality then we can, it's up to you. देखो अक्सर आपको मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ दिखेगा OE. OE का मतलब होता है or equivalent. So that means anything that's either what's written in the marking scheme or anything that is equal to that. So first वाली वापस बताएं. So this is the first inequality, first equation. The region that you want, if you compare it with the region with the line that I've highlighted in red, is below the line. So below होता है तो क्या होता है, lesser than. अब since it's a solid line, so that means it's not just going to be lesser than. In fact, it's going to be lesser than or equal to. ठीक है. I hope that answers your question. All right, let's do question number 19. Question number 19 says A, B, and C lie on a circle center O. The line PBO is a tangent to the circle. So जहाँ tangent देखो, tangent से related जो property है वो mark कर लो. Tangent से related property क्या है कि जब radius और tangent meet करते हैं वो 90 degree angle बनाते हैं. ठीक है. Find the value of x. अच्छा, अब x की वैल्यू हम इमीडिएटली तो नहीं निकाल सकते. हम एक चीज़ ज़रूर बता सकते हैं, वो ये कि जो सेंटर वाला एंगल होगा सर्कमफ्रेंस का डबल होगा. सो अब इस ट्रायंगल को अगर हम देखें, इस ट्रायंगल के हमें दो एंगल्स पता हैं, तीसरा नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सिंस इट्स अ ट्रायंगल इनका सम जो है वो 180 होगा. सो यू वर्क दिस आउट. 2x प्लस 90 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 180. 2x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 36. 90 माइनस 36 क्या होगा? 90 माइनस 36 होगा आपका 54. इज इट? हाँ 54. x is equals to 54 divided by 2 which is 27 degrees. ठीक है, pretty simple. Question number 20. Matrix है, उसका inverse चाहिए. सबसे पहले inverse का formula देख लो. A, B, C, D. सिर्फ formula आपने याद रखना है, that's it. The formula is 1 upon AD minus BC which is the determinant. A और D की जगह switch कर दो, B और C के signs change कर दो. So now let's do the same over here. 1 upon 3 times 2 is 6 माइनस, अब एक माइनस जो है वो फॉर्मूला का है और एक माइनस जो है वो जब -2 into 1 करोगे तो आएगा. 2 और 3 की जगह बदल दो, -2 और 1 का साइन चेंज कर दो. सो ये 2 - 1 हो गया. सो नाउ व्हाट यू लुकिंग एट इज 1/8 2 2 -1 एंड 3. अब आप चाहें तो आप इसको ऐसे Okay, sorry about that. Again, as always, internet issues. Okay, so here's question number 21. Let's see what it says. It says use the diagram to estimate the median. अब median निकालने के लिए हम क्या करेंगे? We'll find out 50% of the total frequency. So total frequency आपकी 120 है. 120 का 50% 60 होगा. 60 निकाल के क्या करें आप उसकी, प्लीज़ रिमेंबर कि आपने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देनी है. ठीक है, सिर्फ 60 बता देना काफ़ी नहीं है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है आपने. ठीक है. सो आई राइट इट ओवर हियर. 50% ऑफ 120 which is equal to 60. Sir, is there any trick to remember a joint? Honestly not. ठीक है, and I don't think इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत है. ठीक है, it's already simple to begin with. So yeah, so ये बन रहा है आपका क्या, इसमें प्लीज़ मार्जिन ऑफ एरर नहीं होगा. अगर आपको डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है तो उसमें देयर इज़ गोइंग टू बी नो मार्जिन ऑफ एरर. मेक श्योर दैट योर आंसर इज एग्जैक्टली राइट. सो ये होगा आपका 58. सो 58 इज़ योर आंसर. A video on time calculations. I do have a video on time calculations. Please check it out. फिर it says the interquartile range. Interquartile is upper quartile minus the lower quartile. Upper quartile होता है 75% of the total frequency. Yes, I will share the PDF of the solved paper. Don't worry. 75% of 120 90 होगा. अब हम 90 की corresponding value निकालेंगे. So ये रहा आपका 90, 80 और 100 के बिल्कुल बीच में 90 होगा.
इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो, बी वेरी केयरफुल। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास आ रही है क्या, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है 62, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो 62। अभी डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, इट्स नॉट अ फाइनल आंसर येट। अब हम निकालेंगे लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल के लिए विल डू 25% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 30। 30 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखते हैं। सो 30 कहाँ होगा, 20 और 40 के बीच में होगा। ये है हमारा 51। n+1 डिवाइड बाई 2 जो हम करते हैं ना, n+1 डिवाइड बाई 2 हम करते हैं जब आपके पास स्कैटर्ड डेटा होता है, ठीक है, तब हम n+1 डिवाइड बाई 2 करते हैं। अगर आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तब हम n+1 डिवाइड बाई 2 नहीं करते, देन वी जस्ट डिवाइड बाई 2। ओके, सो दिस इज़ 51। नाउ इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, 62 माइनस 51, सो व्हाट यू हैव 11। 11 इज़ योर आंसर। परसेंटाइल पे ओके, परसेंटाइल देखो, परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटाइल इज फॉर एग्जांपल इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू लेट्स से यू वांट टू फाइंड आउट द 40th परसेंटाइल, ठीक है। 40th परसेंटाइल का मतलब क्या, आप निकालोगे 40% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, जो भी इसका आंसर आएगा, लेट्स से ए। अब आप ए की क्या देखोगे, ए की आप कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखोगे, ठीक है। ये मैंने ऊपर से बताया, मेरे पास स्टेटिस्टिक्स की जो वीडियो है उसमें मोस्ट लाइकली परसेंटाइल कवर्ड है, ठीक है, बट ये मैंने आपको ऊपर से बता दिया। एंड इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू बी ऑनेस्ट, इट्स द सेम एज जिस तरह से आप मीडियन निकालते हो, जिस तरह से आप अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल निकालते हो, ठीक है, इट्स सेम एज दैट। अपर क्वार्टाइल भी टेक्निकली 75th परसेंटाइल होता है, जस्ट सो यू नो, एंड लोअर क्वार्टाइल भी टेक्निकली 25th परसेंटाइल होता है, ठीक है। Okay, eggs are described as large if their mass is 63 grams or more. Okay, how many of these eggs are large? So अब हम क्या करेंगे, हम अब उल्टा ग्राफ देखेंगे, मतलब हम 68 से जाएंगे, 63 से जाएंगे इनफैक्ट, सॉरी, और 63 से देखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या है। नॉर्मली वी लुक फॉर कॉरस्पॉन्डिंग x वैल्यूज़, बट दिस टाइम वी आर लुकिंग फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यू। अब हम जा रहे हैं 63 से ऊपर। सो 63 से जब हम ऊपर गए तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 90, 92, 94, 96, 98, 98 आ रहा है, ठीक है। अब इस 98 का क्या मतलब है, इस 98 का मतलब ये है कि 98 एग्स और ईदर 62 ग्राम्स और 62 है 63, हाँ सॉरी, और 63 ग्राम्स और लेस, मतलब कि अ टोटल ऑफ 98 एग्स आर सच दैट कि उनका मास जो है वो 63 के बराबर है या 63 से कम है। तो अगर आपको 63 से ज़्यादा वाले चाहिए, सो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप टोटल में से 98 माइनस करोगे, ठीक है। रिमेंबर, ये जो हमने 98 निकाला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 63 ग्राम्स और लेस, ठीक है। सो इफ़ यू वांट मोर देन 63 ग्राम्स तो वो ये होंगे, मोर देन 63, ठीक है। सो ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम ऐसे निकालेंगे दैट वी विल डू 120 माइनस 98। सो 120 माइनस 98 करोगे तो क्या आ जाएगा, यू विल हैव 22 एंड देयर यू गो, दैट्स योर आंसर, ठीक है। ओके, नाउ I have problems. Video on 3D shapes symmetry. 3D shapes symmetry, ये तो बहुत ही रेयर आता है। चलो ठीक है, जब मैं नेट्स बनाऊंगा ना तब देख लेंगे, ठीक है। I have problems with expression of nth term sequences. Number sequences की हम स्ट्रीम में कर लेंगे, don't worry about that. बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनकी लाइव स्ट्रीम मैंने करनी है, we'll do that, don't worry. 27 to the power k is equals to 9. Nth term of cubic sequences. Cubic sequences are not part of our syllabus, beta. So 27 and 9, what do they have in common? Well, they're both powers of 3. 27 को हम लिख सकते हैं as 3 cubed, इस पे power k आ गया, ठीक है, and 9 को हम लिख सकते हैं as 3 squared. So this becomes 3 to the power 3k, this remains 3 squared, 3k is equals to 2, k is equals to what? K is equals to 2 upon 3. Okay, now 16 over x to the power 8 to the power minus 4. अब first thing you need to fix over here is the power as minus 1 upon 4. इसको positive करेंगे, वो कैसे करेंगे, x to the power 8 over 16 और power क्या हो जाएगी हमारी, positive 1 over 4 हो जाएगी, ठीक है।
अब ये हो गया क्या, ये हो गया x टू द पावर 8 इंटू 1/4 और 16 की फोर्थ रूट लेने का मतलब है क्या, 16 की फोर्थ रूट जो है वो आपकी 2 के बराबर होगी. 2 to the power 4 is 16, that means 16 की fourth root is 2. And then x to the power 8/4 means x square. So what we're looking at is we're looking at x square upon 2 as your final answer. ठीक है. Okay, question number 23. अब 23 नॉर्मली इस तरह से कराया जाता है कि वो k की वैल्यू निकालते हैं और फिर k की वैल्यू की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मैं वो मेथड प्रेफर नहीं करता जब आपको इक्वेशन बनाने को नहीं कहा हुआ. यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाने को नहीं कहा हुआ तो आई एम नॉट गोना गो विद दैट मेथड. ठीक है. द मेथड दैट आई विल यूज़ इज़, मैं बताता हूँ. y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x + 1 द होल थिंग स्क्वायर. तो आप यहाँ पे लिखो y, यहाँ पे आप लिखो x + 1 और यहाँ पे लगा दो स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख लो, या ब्रैकेट में या कहीं पे साइड पे भी लिख लो होल थिंग स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ताकि आपको याद रहे कि जब इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हम हेड टू हेड मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. सो व्हेन x इज़ 1 y इज़ 5, x 1 के बराबर है, दैट मीन्स आप 1 + 1 द होल थिंग स्क्वायर में x की जगह 1 रख दो और इस पॉइंट पे y किसके बराबर है, 5 के बराबर है. ठीक है. फाइंड y when x is 9. तो y रखा, x की जगह 9, that means 9 + 1 the whole thing square. Now one thing that we wrote at the very beginning is the fact that they are inversely proportional. That means हमें क्या करना है, हमने head to head multiply करना है. So that means 5 into 2 का square is equals to y into 10 का square. ठीक है. Let's work this out. 5 into 4 is equals to 100y. 100y is equals to 20. y किसके बराबर आ गया, y बराबर हो गया 2/10 विच मीन्स 1/5. ठीक है. ये मेरा प्रेफर्ड तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. आई डो नॉट प्रेफर कि आप वो k वाली चीज़ करो जब आपको इक्वेशन बनाने को नहीं कहा हुआ. जब इक्वेशन बनाने को नहीं कहा हुआ, ठीक है, सो यूज़ दिस मेथड. और अक्सर वो जो इसमें इस तरह के सवाल आते हैं ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ डबल्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ हाफ्ड, वो इसी से ही बेहतर होते हैं. वो k वाले पार्ट से, के वाले मेथड से अच्छे नहीं होता. यू जस्ट डिड प्रोपोर्शनल मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली, स्मार्ट. आई डिड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाली मल्टीप्लिकेशन नहीं की मैंने हेड टू हेड इसलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है. ओके 24. अब ये तो बड़ा ही सिंपल सा मासूम सा सवाल है. ठीक है. नहीं, के का मार्क आपको सिर्फ और सिर्फ जब होता है जब सवाल आपको इक्वेशन बनाने को कहे तो. ठीक है. अगर आपको सवाल इक्वेशन बनाने को नहीं कह रहा, सिर्फ आपसे वैल्यू मांग रहा है, तो के का कोई मार्क नहीं है. ठीक है. इसमें भी के का कोई मार्क नहीं है, ये जो सवाल मैंने किया है. ठीक है. ओके. f(3) is a no-brainer. Just plug in 3 in place of x, so 2 into 3 whole squared plus 7 times 3. Can you do directly proportional? Yeah, of course you can do directly proportional by this method also. So you can do whatever. The beauty of this method is you can do whatever form of proportion you want with this. और वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें बोलते हैं एक डबल हो रहा है, एक हाफ हो रहा है, वो इसी मेथड से बेहतर हो जाते हैं. उस वाले मेथड से ज़रा थोड़े अलजेब्रा इंटेंसिव हो जाते हैं. So 3 square is 9, 9 times 2 is 18, 7 times 3 is 21, 21 plus 4. So 18 plus 4 कितना होगा, 18 plus 4 होगा आपका 22, 22 plus 21 हो जाएगा आपका 43. ठीक है. जी इन्वर्स ऑफ एक्स, इन्वर्स निकालने के लिए वही आपके सिंपल से स्टेप्स हैं कि पहले y के इक्वल करो, फिर स्टेप बाय स्टेप मेक x द सब्जेक्ट. सो लेट्स राइट दिस नाइसली. 2x is equals to y minus 6, x is equals to y minus 6 upon 2, and then finally g inverse of x is equals to x minus 6 upon 2. Okay, f of x minus g of x is equals to 1. So f of x, अच्छा अब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ और आपने मुझे बताना है कि इसमें गलत क्या है. ठीक है. बताओ, tell me what's wrong over here.
हेलो या ओके, अब सही है, अब होपफुली आ रही होगी। ओके परफेक्ट। अच्छा सो व्हाट डू वी हैव नाउ, वी हैव 2x स्क्वायर प्लस 7x। हाँ तो इसमें बेसिकली गड़बड़ी है, आप लोगों ने सही जवाब दिया कि आपने ब्रैकेटिंग लगाया, विच इज़ अ वेरी कॉमन एरर, प्लीज डोंट फॉल फॉर दैट। ठीक है, मेक श्योर के फंक्शन दिखाएं, फंक्शन ये रहा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 एंड 2x प्लस 6। ठीक है, सॉरी मैं फंक्शन को फ्रेम में रखना भूल गया। सो नाउ यू लुकिंग एट 2x स्क्वायर प्लस 5x, 4 minus 6 is minus 2, minus 2 minus 1 is minus 3 equals to 0. Let's solve this using the help of middle term breaking. ठीक है, ये फ्री के मार्क्स हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, फैक्टराइजेशन, बेसिक अरिथमेटिक, these are free marks. Make sure that you hold on to them tightly. Okay, so you have 2x minus 1 times x plus 3 equals to 0. 2x minus 1 equals to 0, which means x equals to 1 upon 2, or x plus 3 equals to 0, which means x equals to minus 3. ठीक है, अभी कुछ देर पहले किसी ने पूछा था कि सिली एरर्स किस तरह से अवॉइड करते हैं। तो देखो ये मैं चाहता तो मैं ये सारे स्टेप स्किप करके डायरेक्टली आंसर भी लिख सकता था, बट इफ़ यू थिंक यू हैव अ पोटेंशियल ऑफ मेकिंग सिली एरर्स देन अपने काम को जितना एलैबोरेट कर सकते हैं उतना एलैबोरेट करें। वाई ब्रैकेट्स, देखो जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को माइनस कर रहे होते हो अब हमेशा ब्रैकेट लगाते हो। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो पूरा एक्सप्रेशन में पूरा जी ऑफ एक्स माइनस हो रहा है, सिर्फ 2x नहीं माइनस हो रहा, पूरा 2x प्लस 6 माइनस हो रहा है। ठीक है, विच इज़ वाई वी विल पुट अ ब्रैकेट एंड देन सबट्रैक्ट। सो प्लीज सॉल्व अ डिफिकल्ट पेपर विच, देखो देयर इज ऐसा कोई एक पेपर नहीं होगा जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ऐसे आपकी वैरायटी ऑफ सारे पेपर्स मिला के आपका कोई एक डिफिकल्ट टॉपिक कवर होगा। ठीक है, मतलब सारे पेपर्स मिला के आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स कवर होंगे। ओके, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट सेज, ये सेट्स इन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। So 40 students can take part in 3 activities: art, dancing and gardening. So sets का question आपने पहले पूरा end to end पढ़ना है। ठीक है, do not worry about solving it, first just read the entire question. 5 do not take part in any of these activities. So 5 कहाँ पे आएंगे बाद में देखेंगे। 12 do art only, again we're gonna write them later. 4 do dancing and gardening but not art. 1 student does all 3 activities. Okay, now I'm going to read the question again and then I'm going to start placing this data over here. 40 students take part in three activities, sorry, not all 3, in 3 activities. So that means आपका जो total है 40 है, universal set is 40. 5 students not take part in any of the activities, that means ये 5 बाहर आ जाएंगे. 12 do art only, that means 12 इस circle के उस region में आएंगे जो कि इन दोनों से intersect नहीं कर रहा. 4 do dancing and gardening but not art, that means ये 4 जो है ये सिर्फ उस रीजन में आएंगे जो कि dancing और gardening में कॉमन है, that's it. 1 student does all 3 activities, that means 1 आपका बिल्कुल स्पीच में आ जाएगा. Okay, on the Venn diagram the ratio of x is to y is to z is equals to 1 is to 3. Find the value of each x, y and z. Okay, अब देखो अगर लेट्स से आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 अपॉन सम करोगे इसको, 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6 और इसको मल्टीप्लाई करोगे बाय द सम ऑफ x प्लस y एंड z. ठीक है, मतलब देयर एक्चुअल सम जो भी x प्लस y प्लस z का टोटल होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, अच्छा अब x, y और z का सम कहाँ से लें, लेट्स सी. सवाल में हमें ये पता है ना कि टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं. 40 स्टूडेंट्स हैं, कौन है, हाँ स्टूडेंट्स हैं. सो दैट मीन्स 12 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस जी प्लस 5 इज इक्वल्स टू 40. ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ. सो देखो अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप करोगे 1/6 बिकॉज x इज 1 पार्ट्स, टोटल 6 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है और उसको मल्टीप्लाई करोगे, ये जो भी x, y और z की एक्चुअल वैल्यूज का सम होगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि $20 जो हैं वो 2:3 के रेशो में स्प्लिट हुआ है. ठीक है, a और b जो है वो 2:3 ले रहे हैं, तो a का शेयर कैसे निकालोगे, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल अमाउंट. ठीक है, b का शेयर कैसे निकालोगे, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल अमाउंट. सो x का शेयर हम कैसे निकालेंगे, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल अमाउंट. अब द क्वेश्चन इज कि एक्चुअल अमाउंट कहाँ से लाएं, मतलब x, y और z का एक्चुअल सम कहाँ से लाएं. उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम ये इक्वेशन बना रहे हैं. सो x प्लस वाई प्लस z को इधर ही रहने देते हैं. ठीक है, बाकी सबको ज़रा सम करते हैं.
So 12 plus 0 is 12, 12 plus 1 is 13, 13 plus 4 is 17, 17 plus 5 is 23. So that means x के बराबर हो गया 40 minus 23 के. So what are we looking at? We're looking at x plus y plus z is equals to 40 minus 23, और 40 minus 23 कितना हो जाएगा? 40 minus 23 हो जाएगा आपका, wait a minute, I think शायद मैंने कोई वैल्यू नहीं कंसिडर की. Let's have a look at it again. 12 plus 1 is 13, 13 plus 4 is 17, 17 plus 5 is 22, sorry it's not 23. ठीक है, so 40 minus 22, 40 minus 22 is what? 40 minus 22 is 18. ठीक है, actually the sum was 22, सही है, नहीं वन सब काउंट होगा, but calculation error हो गया. Okay, now that we know what x plus y plus z is, so that means I can now replace x plus y plus z with 18. 1/6 of 18 क्या होगा? 3 होगा. y के लिए हम क्या करेंगे? y के लिए we will do 2/6 of 18, so 2 1s और 2 3s और 18/3 करो, so that's 6. वैसे आप 1:2:3 करके ये भी कर सकते हो कि x की वैल्यू आ गई, y के लिए इसको डबल कर दो, z के लिए इसको ट्रिपल कर दो. ठीक है, बट लेट्स से यू डोंट वांट टू डू इट लाइक दैट, सो हो जाएगा 3/6 मल्टीप्लाइड बाय 18, सो 3 1s और 3 2s और 18/2 is 9. ठीक है, अच्छा पार्ट सी करते हैं. One subset in the Venn diagram in part A has no students. Use set notation to describe this subset. Okay. अब no students कहाँ पे हैं? यहाँ पे. इसको हम कैसे describe करेंगे? इसको हम describe करेंगे, ये वो region है जो कि A और G में कॉमन है लेकिन D के साथ नहीं है. So that means A intersection, दोबारा देखो, A intersection G but not common with D. So that means intersection D complement. So A intersection G intersection D complement. Okay. ये last question है. Yes, this is the last question. ठीक है. Find D union G intersection A. अब देखो इसमें ज़रा ख़ास ख्याल रखना, and let's do it step by step. पहले D union G निकालते हैं. ठीक है, D union G कैसे निकालेंगे? D union G हम ऐसे निकालेंगे कि x और y की हमारे पास वैल्यूज़ है ना, दोबारा बताता हूँ. x और y की वैल्यूज़ हमने निकाल दी हैं. क्या? x की 3 निकाली है, y की 6 निकाली है, z की 9 निकाली है. सो लेट्स राइट डाउन D union G. ये होगा आपका 3 6 1 4 9 and 0. ठीक है, 0 भी लिख लेते हैं, although it's not going to make any difference, but yeah, let's just write it. फिर है आपके पास A. A में क्या क्या आ रहा है? Let's write that down. A में आ रहा है आपके पास 12 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, and that's it. ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है? D union G इंटरसेक्शन A, इनमें कॉमन है 3 and 1. अब ये मैं इसमें इसलिए इस तरह से कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे डर है कि स्टूडेंट जो है वो कॉमन एरर ये करेंगे कि उसका आंसर लिख देंगे 2, कि n जो है ना, n is equals to 2. But remember 2 is not the correct answer. The reason why 2 is the wrong answer is because आप ये 3 और 1 unique elements नहीं है. 3 और 1 is already representing students. So n जो होगा आपका वो होगा 3 plus 1. That means n is equals to 4. ठीक है, that was the last question. I'll write 4 over here. अब I'll see आप लोगों ने क्या पूछा हुआ है and answer your questions. Sir, why can't you subtract 40 by the number of students who take part in activity, then find the values of x, y and z? So isn't that what I just did? Technically 40 में से मैंने subtract किया जो सारी values मुझे पता थी उनका sum, तो मेरे पास x, y and z की का sum आ गया. इसमें basically इस question में trick ये है कि आपके पास पहले आएगा x, y and z का sum, फिर आपने रेशियो की मदद से क्या करना है? आपने रेशियो की मदद से उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकालनी है. ओके, पार्ट सी बताएगा 25 का पार्ट सी. ओके, सो 25 का पार्ट सी मैं बता देता हूँ. देखो 0 स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? 0 स्टूडेंट्स वो हैं दैट डू आर्ट एंड गार्डनिंग ओनली, मतलब आर्ट एंड गार्डनिंग बट नॉट डांसिंग. सो दैट मीन्स ये वो रीजन है जो कि डी के बाहर है, ए और जी के साथ ओवरलैप कर रहा है. ठीक है, व्हाट रीजन इज दिस? दिस इज द रीजन दैट इज आउटसाइड ऑफ डी बट ओवरलैपिंग विद ए एंड जी. ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज अ रीजन दैट्स कॉमन इन डी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, मीनिंग आउटसाइड ऑफ जी एंड कॉमन इन ए एंड जी. सो हमने क्या किया? ए इंटरसेक्शन जी. अब ए इंटरसेक्शन जी अगर हम सिर्फ छोड़ देते हैं ए इंटरसेक्शन जी पे तो फिर आपका ये पूरा रीजन आ जाता, उसमें ये 1 भी आ जाता. अब इस 1 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम डी कॉम्प्लीमेंट करेंगे.
ठीक है। और इंटरसेक्शन इसलिए बिकॉज ये डी कॉम्प्लीमेंट से कॉमन है। अगर यूनियन कर देते हैं तो यूनियन का मतलब कि डी के बाहर जो सारे रीजन है उसमें ये 5 भी आ जाता, उसमें ये 9 भी आ जाता। ठीक है। तो इधर किसी ने पूछा था वाई नॉट यूनियन, किसने पूछा था आई डोंट रिमेंबर, बट आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, और किसने क्या पूछा है, लेट मी सी, कैन यू एक्सप्लेन पार्ट डी अगेन। पार्ट डी मैंने आई थिंक समझा दिया दोबारा, नहीं मैं दोबारा बताता हूँ। पार्ट डी में हमने क्या किया, पार्ट डी में हमने डी यूनियन जी निकाला, ये हमने लिस्ट कर दिया, और हमने ए निकाला, ए भी हमने लिस्ट कर दिया। अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन देखो 3 है और इनमें कॉमन 1 है। अब इसका आंसर 4 इसलिए है क्योंकि ये 3 और 1 ऑलरेडी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है। सो 3 और 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉमन है। सो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है। इसलिए इसका आंसर 4 है। अगर ये होता है ना जैसे मल्टीपल्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो इन दैट केस हमारा आंसर 2 होता, 4 नहीं होता। ठीक है। तो आई होप दैट आंसर इज योर क्वेश्चन। अच्छा, फिर क्या सवाल था, ओके 78 out of 80, not bad Saad, माशाल्लाह। ये सॉल्व पास पेपर मैं इंशाल्लाह इसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी इसके साथ लगा दूंगा। ठीक है। चलें, सो आई एम गोना स्टॉप हियर, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट स्ट्रीम इंशाल्लाह। कल हम एड मैथ्स की स्ट्रीम करेंगे और साथ में कोशिश करके मैथ का भी एक मैथ भी करेंगे। इनफैक्ट विल डू मैथ ऑल्सो, विल डू अनदर ईयरली पेपर। एंड मैं अपने उसमें, अच्छा फंक्शंस में अभी समझा रहा हूँ, मैं अपने उसमें इंस्टाग्राम पे एक पोल लगाऊंगा, प्लीज़ उसको आंसर कर दीजिएगा, सो दैट वे विल डिसाइड वेदर वी आर डूइंग डिफरेंट सेशंस और डिफरेंट वेरिएंट्स। ओके, फंक्शंस के लास्ट पार्ट में हमने ये किया था कि वी हैड फंक्शन एक्स, एफ ऑफ एक्स, एंड उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया जी ऑफ एक्स। ठीक है। एंड वी सेट इट इक्वल टू 1। ओके, सो दैट्स व्हाट आई डिड, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एंड वी सेट इट इक्वल टू 1। फिर अलजेब्रा किया, सिंप्लीफाई किया, मिडिल टर्म ब्रेकिंग की और सॉल्व कर लिया। इट्स लेंदी बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, सो किसने पूछा था ये, जिसने पूछा था, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अली हमजा, यस। चलें, सो दैट्स इट गाइस, हैव फन, गुड लक टू दोज हु हैव देयर एग्ज़ाम टुमारो। आपका क्या सवाल था भाई, कॉम्प्लीमेंट को कहाँ हटाते हैं तो इंटरसेक्शन यूनियन हो जाता है, और यूनियन को इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट को हटाते हैं तो, अच्छा मैं समझ गया, आई नो व्हाट यू आर सेइंग। व्हाट यू आर सेइंग इज, जब होता है जब आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है, तो इन दैट केस अगर आप ब्रैकेट हटा दो तो वो हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, जो शेडिंग वाली वीडियो है ना, वो देखो, उससे कवर हो जाएगा ये। पेपर 2 हम करेंगे पेपर 1 के बाद इंशाल्लाह। ठीक है, बीच में गैप है ना, तो विल यूटिलाइज दैट। चलें, सो दैट्स इट गाइस, आई एम गोना स्टॉप हियर, टेक केयर एवरीवन, गुड लक टू ऑल दोस्त हु हैव देयर एग्जाम टुमारो, सी यू इंशाल्लाह टुमारो, टेक केयर।